Hello everyone, myself Adit and I am going to discuss on topic कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। हम समझेंगे ये कैसे डिफरेंट है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। सबसे पहले हम जानेंगे लास्ट 10 इयर्स में जो क्राइसिस आई। लास्ट 10 इयर्स लेने का एक ही मकसद है कि पिछले 100 ईयर में ही एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ है इकॉनमी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुए हैं, इसलिए अलग एक ग्रोथ हुआ है। तो फर्स्ट जो क्राइसिस था 1929 में। ये क्राइसिस क्या था? द ग्रेट डिप्रेशन यूएस में आया था। 1922-3 के रेंज में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी जीडीपी ग्रोथ हो रही थी यूएस में, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था। तो 3-4 साल बहुत अच्छा करने के बाद लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा हो गया था, लोग अच्छा इन्वेस्ट कर रहे थे, खरीद रहे थे सामान, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सूखा पड़ने के कारण, बारिश ना होने के कारण एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उस कंडीशन के बाद भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं बंद किया। लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में एक कोलैप्स आने लगा और फ्राइडे और ट्यूसडे को बहुत बुरी तरह मार्केट गिरा और बहुत सारे पैसे लोगों के डूब गए। रीज़न बहुत क्लियर था, क्योंकि फंडामेंटल्स थे ही नहीं जो कि मार्केट में दिख रहे थे। मतलब इकोनॉमी में आपके वो फंडामेंटल्स नहीं थे, वो मार्केट में बस बबल क्रिएट हो रहा था और वो बस्ट हुआ। इससे एक चीज़ और मैं लिंक करूँगा हिटलर को। 1929 में इस रेंज में, अगर 1919 में देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उस समय उस हारने के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल के थ्रू बहुत सारे पेमेंट और सबको देना पड़ा, रिपरकशंस देने पड़े उसके। तो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम था इकॉनमी में उनकी। तो उस समय यूएस ने उनको हेल्प किया था। यूएस ने हेल्प किया कि आप पैसे लो, आप सारे चीज़ों से बाहर निकलो इस प्रॉब्लम से, और आगे अपनी इकॉनमी में अच्छा करो। तो हिटलर ने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन इकॉनमी धीरे धीरे सही वहाँ की हो रही थी, इसलिए लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे थे। लेकिन 1929 में जब ये डिप्रेशन आया तो हिटलर को एक मौका मिल गया। कैसे मौका मिला? उस समय यूएस ने इनसे अपना पैसा वापस मांगा। तो उस कंडीशन में यूएस ने अपने देशवासियों को बताया कि देख लो, ये वेस्टर्न कंट्रीज़, ये डेवलप कंट्रीज़, ये चाहती हैं कि हम कभी डेवलप ना कर पाएँ, इसलिए हमको खुद डेवलप करना पड़ेगा। इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते और हमको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और जब भी किसी कंट्री में एक प्रॉब्लम आती है, तभी एक बहुत चांसेस होती है कि एक डिक्टेटर राइज करे। तो वो एक मौका मिल गया हिटलर को, उसने राजस्थान में आग लगा दी वहाँ की संसद में, और वहाँ का ऑटोक्रेट लीडर बन गया। एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, मैंने सोचा इससे मैं लिंक करूँ। 1970s में एक आया, छोटे छोटे और भी बीच में क्राइसिस आए थे, लेकिन 1970s में एक आया ऑयल शॉक। ये ऑयल शॉक था क्या? ऑयल शॉक था कि अरब कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई करती थी, उससे वो बहुत अच्छा इंडस्ट्री चलाते थे, ग्रोथ करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ अरब कंट्रीज़ को कि हमारे पास इतना अच्छा एक एसेट है, और इस एसेट को हम इतनी कम दामों में इतना ईजिली हम बेच दे रहे हैं, इससे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। तो उन्होंने अचानक में प्राइस बढ़ा दी थी। उस टाइम इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंडिया में भी रिसेशन आया था और गरीबी बढ़ी थी 1990 और 1991 में। इसमें यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था, और ये कोल्ड वॉर में यूएस के साथ था, और इंडिया से अच्छे रिलेशंस थे। और उस समय इंडिया इंटरनल अपने पॉलिटिक्स में भी बहुत जूझ रहा था, और फाइनेंशियली इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे। तो मजबूरन इस टाइम पे इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने एलपीजी लाया, अपने मार्केट्स को ओपन किए। 2000 मीन्स Y2K प्रॉब्लम। Y2K प्रॉब्लम क्या थी? जैसे सपोज हम अपने लैपटॉप या पीसी में लिखते हैं 91 ईयर, अगर 1991 है तो हम 91 लिखते हैं, 2 डिजिट 99 है तो 99 लिखते हैं। लेकिन 2000 में 00 आ रहा था, तो पूरा एक अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड उससे बाहर निकला। 2007-8 ये हाउसिंग क्राइसिस है, सब प्राइम क्राइसिस है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। 2010 यूरोजोन क्राइसिस, ये क्राइसिस रिलेटेड है आपके यूरोप के डेट क्राइसिस एक थी, इससे रिलेटेड है। लेकिन अभी तक की जितनी क्राइसिस हैं, इसमें कहीं भी कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स नेचर बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, बारिश, वो सब फ्लड, वो अलग कंडीशन है, लेकिन कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन 2020 में एक वायरस आ गया है, तो ये डिफरेंट है। अभी इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम समझेंगे जीएफसी और सीएफसी का डिफरेंट।
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जीएफसी में क्या हुआ था कि वो फिनेंशियल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम गई थी। कैसे हुआ था? 2008 का एग्जांपल लेते हैं। 2008 में क्राइसिस आई थी, हाउसिंग क्राइसिस आई थी यूएस की, जो कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। इसमें हुआ क्या था, 2001 से लेके 2006-7 तक बहुत ज़्यादा लोन दिए गए हाउसिंग सेक्टर में। जो लोन दिए गए वो पहले नॉर्मल जो लोन के सिस्टम होते थे हाउसिंग लोन के, आप लोन मांग रहे हो बैंक से और उसके बिहाफ पे आप कोलेट्रल्स दे रहे हो और धीरे धीरे आप 15-20 सालों में चुका रहे हो। लेकिन जो बीच में एक चेंज आए थे, उनके गवर्नमेंट के चेंज आए थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स भी आपस में लेंडिंग कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने एक बेनिफिट निकाला इन्वेस्टमेंट बैंक वालों ने, जिसमें आईएम लेवल के लोग रहते हैं। उन्होंने किया क्या, उन्होंने बोला कि ये जो कोलेट्रल्स दे रहे हैं प्राइम फैमिली वाले, प्राइम फैमिली मीन्स जो फैमिली जिनके पास इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो कि ईज़िली अपना लोन दे सकते हैं। और ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि अगर इनके पास जॉब नहीं है फिर भी ये इनके पास इतने सोर्स रहेंगे कि वो पैसा दे सकें। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन नहीं रहता कि आपका लोन वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इनको लोन देना शुरू किया वहाँ के जो बैंक्स थे, और इन जो पेपर्स ये देते थे उन पेपर्स को बोला गया कि इसको चॉप करके हम ग्रेडिंग कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला, और इससे नए इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बनाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को हम मार्केट में निकालेंगे और मार्केट से बोलेंगे आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। तो लोगों ने कहा कि ट्रस्ट कैसे होगा, लोगों को, वर्ल्ड को कैसे ट्रस्ट होगा। इन्होंने कहा इसके लिए उसको सीडीओ बोलते थे। तो सीडीओ को उन्होंने सीडीएस में कन्वर्ट किया, और सीडीएस में कन्वर्ट करने का मतलब था कि उसको बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जैसे एआईजी जैसी कंपनी से उसको इंश्योर्ड कराना। तो इंश्योर्ड कराने के बाद लोगों को ट्रस्ट हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट किया। और जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने उतना पढ़ा नहीं पेपर कितने अच्छे हैं, और स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि प्राइम फैमिलीज इन्वॉल्व थी लोन में। बाद में जब प्रेशर बढ़ने लगा कि और पेपर्स लाओ, लोगों ने बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे इतना, यूएस पहली बात है, सेकंड इंश्योर्ड भी है, और इंश्योरेंस कंपनी ने पढ़ा नहीं था क्योंकि जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। तो बाद में सब प्राइम फैमिलीज़ को भी धीरे धीरे लोग लेके आए, जो बैंक वाले, उन्होंने कहा इनसे भी इन्वेस्ट कराओ और इनके कोलेट्रल्स को भी इस पेपर में ऐड कर दो, इनके कोलेट्रल के बिहाफ पे भी हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बनाएंगे और उसको थोड़ा रिस्की में डाल के और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, तो प्राइम फैमिली वाले अपना इंटरेस्ट दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सब दे रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो नॉन प्राइम थे या सब प्राइम थे वो धीरे धीरे कुछ दिनों में वो फेल हो गए ऐसा करने में। सब प्राइम होते हैं जो कि जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम होती हैं। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, कुछ सालों बाद, कि धीरे धीरे मार्केट में, और स्टॉक मार्केट बहुत ग्रो कर रहा था क्योंकि उसको दिख रहा था कि बहुत सारे मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा तो बहुत ग्रो कर रहा था। और बाहर से भी कई कंट्री अपना सोवरेन फंड भी इन्वेस्ट कर दी थी, कुवैत हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, बहुत सारी कंट्री ने इन्वेस्ट किया था क्योंकि मार्केट इतना अच्छा था यूएस का। तो कुछ सालों बाद 2007-8 में धीरे धीरे रियलिटी सामने आ गई, और जब सब प्राइम लोगों ने, फैमिलीज़ ने पैसा देना बंद किया तो उनके घर बेचने पड़े और घर के दाम भी बहुत गिर गए क्योंकि इतने ज़्यादा मार्केट में घर हो गए, और पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो गया। और ये फिनेंशियल क्राइसिस यूएस की थी, जो कि अलग अलग कंट्री के इन्वेस्ट करने के कारण रियल वर्ल्ड में भी एंटर कर गई थी। लेकिन कोरोना में डिफरेंट है, कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस डिफरेंट है। ये नेचुरल वर्ल्ड से निकली, सपोज करिए किसी जानवर, चमगादड़ या किसी से निकली, जो कि ऐसे जानवर में गई जिसका लोग कंजम्पशन करते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में बिका, जहाँ पे लोगों ने कंजम्पशन किया, और उसके बाद आपस में ट्रैवल करने से, बात करने से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से फैला, और उसके बाद लॉकडाउन्स लगाने पड़े, बाउंड्रीज बंद करने पड़े, जिससे ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर किया। तो इसका एक चेन डिफरेंट है, मीन्स अप्रोचेस भी डिफरेंट हो गए। जो जीएफसी के समय किया था, जीएफसी के समय क्वांटिटी ईजिंग ला के गवर्नमेंट निकल गई थी, लेकिन इस क्वांटिटी ईजिंग ला के और मार्केट में बहुत पैसा रिलीज़ करके निकल गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड की, जितना प्रॉब्लम था सब निकल गया था, हर कंट्री ने अलग अलग सिस्टम लेके आया था, फिर भी सिमिलर थे। और सीएफसी के समय ये करने से तो होगा नहीं, सीएफसी के समय ये करने से प्रॉब्लम रिड्यूस की जा सकती है। तो इंडिया का अप्रोच क्या था जीएफसी के टाइम? जीएफसी के टाइम इंडिया ने, उस टाइम थे पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह।
तो इन तीनों ने मिलकर आरबीआई से बोला कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पे इन्होंने काम किया, और बेसिकली उस समय सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने बोला कि आप रुपए को संभाल लेना, मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो रुपए को आप मार्केट में संभाल लेना, आरबीआई से बोला, और उनसे रेपो रेट कम करवाया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे छूट दिए, अलग अलग सेक्टर में बहुत स्टिमुलस कुछ पैकेज भी लाए, अलग अलग इंडस्ट्री को बचाया, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट थी बचाया। लेकिन अगर इस समय भी हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। इस समय तो सक्सेस का एक ही तरीका है कि वैक्सीन्स आए, लेकिन मीन्स स्टिमुलस पैकेज का कोई बेनिफिट नहीं, डेफिनेटली बेनिफिट है, वो अभी हम आगे देख रहे हैं। स्टिमुलस पैकेज में होगा क्या कि उससे प्रॉब्लम को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि ये सेम अप्रोच नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं कि जो निगेटिव इफेक्ट है, हमने देखा ना जीडीपी -23% या अप्रॉक्स 24% चला गया, तो उसको जितना कम से कम हम रखें वही सबसे बड़ा बेनिफिट। और ये दोनों डिमांड और सप्लाई साइड दोनों प्रॉब्लम है। डिमांड साइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, और अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन होगी, कोई कंजम्पशन ड्रिवन होगी, अलग अलग सबका होगा, कोई इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगी। तो हमारा जो इकॉनमी है, अगर हम अपने की बात करें तो हमारी तो कंजम्पशन ड्रिवन है, तो हमको तो डिमांड को ज़िंदा रखना पड़ेगा। अगर अगले 6 महीने में भी वैक्सीन आ रही है तो हमको डिमांड को तब तक ज़िंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि और सप्लाई साइड भी छोटी कंपनी है, क्योंकि फैक्ट्रीज लड़खड़ाती रहेंगी तो काम चल जाएगा। फैक्ट्रीज बंद हो गई तो स्टार्ट करना बहुत कठिन होता है, कोई भी फैक्ट्री हुई, स्पेशली छोटी जो कंपनीज होती हैं जिनके पास कम पैसा होता है उनके लिए। तो जो बार बार मैंने कहा है, पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अभी क्लियरली पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट को 6-7 हज़ार, क्योंकि ज़िंदा रहे। और छोटी कंपनीज़ को जो लोन का सिस्टम लाई है, वो लोगों को लोन सही से मिल नहीं पा रहे हैं, उसमें क्लियरिटी नहीं है जो भी पॉलिसी में, या लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो अप्रोच अगर आप जीएफसी वाला रख रहे हैं सीएफसी में भी, तो हाँ स्लो कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन वैक्सीन आएगी तभी ही पूरा इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये एक डिफरेंट है। So thanks for listening me. Bye.